नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने जो है इसरो के बेसिक्स के बारे में पढ़ाई की थी, मतलब इसरो के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। और इसरो के बेसिक्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि इसरो ने कैसे अपनी स्टार्टिंग की और किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के साथ कैसे जो है उसने अपने रॉकेट्स को डेवलप किया और PSLV GSLV तक की यात्रा की, और उसके बाद कितने तरह के सैटेलाइट लॉन्च किए, और उन सैटेलाइट्स की कैटेगरी को हम लोगों को आगे डिस्कस करना था। उसके अलावा अभी जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपॉन्डर क्या होता है। ट्रांसपॉन्डर जो है सैटेलाइट में यूज़ किए जाते हैं, तो व्हाट इज़ ए ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर के साथ साथ हम ये समझेंगे कि सैटेलाइट में यूज होने वाले ये बैंड जो होते हैं, ये बैंड क्या होते हैं। देखिए, सैटेलाइट के जो भी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है उनका बैंड है। और बैंड जो है वो रिलेटेड होता है रेडिएशन से, क्योंकि एक्चुअल में देखिए बैंड है कुछ नहीं। जो हमने आपको बताया था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी तरह से रेडिएशन कर रहा है। तो जो रेडिएशन हो रहा है, उसी रेडिएशन को आइडेंटिफाई करने का काम सैटेलाइट करता है, और उस रेडिएशन के आइडेंटिफिकेशन से जो डाटा डेवलप होता है, उसी डाटा को एनालाइज करके, कोड करके, डिकोड करके इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और उसी गैदर्ड इंफॉर्मेशन को अर्थ पे जो भी सिस्टम, एंटीना, या फिर जो है डीप स्पेस नेटवर्क रिलेटेड इक्विपमेंट्स, या फिर कोई जो है कंट्रोल फैसिलिटी, या इस तरीके का कोई भी फीचर जो सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए लगा हुआ है, वो सैटेलाइट अपनी इंफॉर्मेशन को उस फैसिलिटी को ट्रांसफ़र कर देता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद में वही इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को मिल जाती है बाद में। तो सैटेलाइट का सारा काम जो है वो रेडिएशन पे बेस्ड है, तो इसलिए रेडिएशन की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपको। और चूंकि रेडिएशन हर चीज़ से हो रहा है, देखिए रेडिएशन होने का रीज़न जो है, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में, बाकी आगे रेडिएशन इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में, क्योंकि जितनी भी साइंस काम कर रही, साइंस की आज की जितनी भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़, उन्नत संस्करण तकनीकों के सभी जो है वो विकिरण पर ही आधारित है, रेडिएशन पर ही आधारित हैं। तो वैसे तो रेडिएशन जो है 9th-10th क्लास का चैप्टर है, लेकिन उस समय चूंकि ऐसे समझाने वाले भी नहीं होते हैं, और अपनी भी उतनी समझने की शायद क्षमता उस समय होती है नहीं होती है, या विकसित नहीं हो पाती, जो भी हो, तो उस समय उतना बेहतर नहीं समझ पाते हैं। लेकिन रेडिएशन जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि साइंस जो प्रेजेंट साइंस है, ये प्रेजेंट साइंस रेडिएशन पर ही पूरी तरीके से टिकी हुई है। जितनी भी तकनीकें डेवलप हो रही हैं, आप देखेंगे, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ हो रही हैं, रेडियो सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, आप टीवी देख रहे हैं, या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी सिग्नल पर ही बेस्ड है, और सिग्नल जो है वो सारे ही रेडिएशन पर बेस्ड हैं। तो इसलिए रेडिएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेडिएशन का कॉज आप समझिए कि दुनिया में जो कुछ भी मैटर है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी न किसी मैटर से बना हुआ है, और मैटर जो है उनमें एटम होते हैं, और एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो है उनके क्लाउड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो रेडिएशन जो भी हर ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो रेडिएशन जो है दो तरह के होते हैं, या तो आयनाइजिंग होते हैं या नॉन आयनाइजिंग होते हैं। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग का मतलब क्या है कि जब किसी एटम के न्यूक्लियस के पास कोई रेडिएशन पहुंचेगा, तो वो रेडिएशन अगर उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है मतलब कि उन्हें जो है निकाल देता है उनके ऑर्बिट से, या फिर जो है उनके साथ किसी तरीके से कोई इंटर रिएक्शन करता है, तो इसको कहेंगे कि ये आयनाइजिंग रेडिएशन है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो जो है, जो भी एलिमेंट होगा वो चार्ज्ड हो जाएगा, और चार्ज्ड हो जाएगा तो फिर आगे फिर वो भी रेडिएशन करने लगेगा। तो कुल मिला के रेडिएशन हर ऑब्जेक्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके।
तो स्टेबल अगर कर लेता है कोई एलिमेंट तो फिर वो जो है वो रेडिएशन नहीं करेगा। जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो इनर्ट गैसेस होती हैं, अक्रिय गैसें, तो अक्रिय गैसों में रेडॉन को छोड़कर कोई भी गैस जो है वो रेडिएशन नहीं करती है। या अब इसका कॉज क्या है? कॉज ये है कि इनर्ट गैसेस में जो भी गैसेस हैं वो गैसेस जो है सबके कोई ना कोई आइसोटोप हैं। हमने आपको बताया रेडिएशन इसलिए होता है ताकि कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल फॉर्मेशन में ले जा सके। तो कोई भी गैस जो है अगर उसको किसी ने आयनाइज्ड कर दिया, तो आयनाइज्ड करने के बाद यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को हिला डुला दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर वो जो है क्या होगा, रेडिएशन स्टार्ट होगा। लेकिन रेडिएशन स्टार्ट होने के बाद केवल तब तक रेडिएशन होगा जब तक कि वो अपने किसी स्टेबल आइसोटोप तक नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपने स्टेबल आइसोटोप पर पहुंचेंगे वैसे ही रेडिएशन बंद हो जाएगा। पर ये चीज़ रेडॉन के साथ नहीं हो पाती है, क्योंकि रेडॉन का कोई भी ऐसा आइसोटोप नहीं है जो स्टेबल हो। खैर रेडिएशन को हम लोग जो है फर्दर आगे एक वीडियो बना करके डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं ट्रांसपॉन्डर की। तो ट्रांसपॉन्डर देखिए, ट्रांसपॉन्डर कुछ भी नहीं है, इसको कह सकते हैं द टर्म इज़ ए ब्लेंड ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर। तो ट्रांसमीटर से ट्रांस ले लिया और रिस्पॉन्डर से पॉन्डर, और ये मिला के बन गया ट्रांसपॉन्डर। तो ट्रांसमीटर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, और रिस्पॉन्डर मतलब, ट्रांसमीटर का मतलब कि जो सिग्नल रिसीव कर सकता हो, और रिस्पॉन्डर का मतलब जो सिग्नल रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड कर सकता हो। तो एक्चुअल में ट्रांसपॉन्डर का काम जो है यही है कि अर्थ से उसे जब प्री डिटरमाइंड सिग्नल भेजे जाते हैं कि इस सिग्नल पे आपको ये काम करना है, तो जैसे ही कोई प्री डिटरमाइंड सिग्नल भेजा गया तो ट्रांसमीटर ने उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद जो है जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिला था उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करके रिस्पॉन्डर के थ्रू वापस उसने जो है अर्थ पे जहाँ कहीं भी उसे भेजना था वहाँ पे उसने डाटा भेज दिया, और उस डाटा को हमने जो है कलेक्ट कर लिया जैसा हमें चाहिए था। तो ये काम है ट्रांसपॉन्डर का। और ट्रांसपॉन्डर में जो बैंड लगाए जाते हैं, तो बैंड ये तय करता है, जैसे आप देखेंगे कि जो रेडिएशन है, तो हर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रिक्वेंसी का एक जो है एक एरिया है, कि जैसे मान लीजिए कि 10 किलो हर्ट्ज से 100 गीगा हर्ट्ज तक, तो फिर इतने के बीच में ये एक एरिया है जिसमें छोटे छोटे फ्रिक्वेंसीज़ के बैंड बनाए जाते हैं। और इन्हीं फ्रिक्वेंसीज़ के बैंड की वजह से जिस फ्रिक्वेंसी के बैंड को ट्रांसपॉन्डर या सैटेलाइट स्टडी करेगा, उसी के बेस पर जो है उसी तरह का बैंड जो है सैटेलाइट में यूज किया जाता है। तो बैंड ये बताता है कि सैटेलाइट जो है किस तरीके के ऑब्जेक्ट के रेडिएशन को आइडेंटिफाई करके इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा। तो ये मतलब हुआ ट्रांसपॉन्डर, और ये मतलब हुआ बैंड का। तो अब आप बैंड और ट्रांसपॉन्डर दोनों का यूज समझ गए होंगे। तो इसलिए जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ट्रांसपॉन्डर के, सैटेलाइट के। अब इसके बाद हम लोग आगे जो है बातचीत करेंगे अर्थ की ऑर्बिट के बारे में। वो अर्थ की ऑर्बिट कह रहे हैं, सॉरी, सैटेलाइट्स जिन ऑर्बिट्स में लॉन्च किए जाते हैं उन ऑर्बिट्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कितनी ऑर्बिट्स हैं और कौन कौन सी ऑर्बिट में किस किस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं ज़रा। ट्रांसपॉन्डर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर इनसे क्वेश्चन बन जाता है तो मिस्टेक ना हो। तो इसे देख लेते हैं पढ़ के ज़रा सा। ट्रांसमीटर रिसीवर डिवाइस ऑन ए सैटेलाइट दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑटोमेटिकली व्हेन इट रिसीव्स प्री डिटरमाइंड सिग्नल्स। द टर्म सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर रिफर्स कलेक्टिवली टू ए ट्रांसमीटर रिसीवर सबसिस्टम ऑन बोर्ड द सैटेलाइट दैट प्रोसेसेस, एम्पलीफाइज एंड retransmits a range of frequencies, the transponder bandwidth to another location terminal antenna on the earth। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि कुछ ऐसे भी टिपिकल सैटेलाइट होते हैं कि जिनका ट्रांसपॉन्डर जो है वो किसी दूसरे सैटेलाइट से भी डिस्कस कर सकता है, मीन्स दूसरे सैटेलाइट को भी सिग्नल भेज सकता है। प्लस दूसरा ये कि वो एक साथ एक या एक से ज़्यादा चैनल से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक सैटेलाइट का ट्रांसपॉन्डर दूसरे सैटेलाइट से भी जो है लेन देन कर सकता है सूचनाओं का या सिग्नल्स का, प्लस साथ ही में सैटेलाइट के साथ साथ में एक साथ कई कम्युनिकेशन चैनल्स के साथ भी जो है लेन देन कर सकता है सूचनाओं का। पर ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांसपॉन्डर आप लगाते हैं
जो सैटेलाइट से भी डिस्कस करे, अर्थ के एंटीना के अलावा मतलब अदर सैटेलाइट को भी इंफॉर्मेशन अगर भेजता है तो फिर ये जो है कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए जो है ऐसे ट्रांसपॉन्डर लगाए नहीं जाते सैटेलाइट्स में, ऐसा रेयरली किया जाता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं एक सैटेलाइट में। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल जो है हम लोग एक एनालिटिकल अप्रोच के लिए इसको देख ले रहे हैं एक नज़र, ताकि हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन इससे बन जाए। देखिएगा आप, तो पावर, एंटीना, ट्रांसपॉन्डर, हाउसिंग, कमांड एंड डाटा हैंडलिंग, गाइडेंस एंड स्टेबलाइजेशन, थर्मल कंट्रोल। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इनका काम क्या है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट में, एनर्जी में या इलेक्ट्रिक में, और उसी जो है इलेक्ट्रिक से ये सैटेलाइट लगातार काम करता रहता है। इसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम आ गए हैं अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के ऊपर। तो अब देखेंगे हम लोग कि ऑर्बिट्स जो हैं जिनमें सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, कितने तरह की ऑर्बिट हैं। तो आप देखिए ऑर्बिट्स जो हैं 3 तरह की हैं, एक हाई अर्थ ऑर्बिट्स, मिड अर्थ ऑर्बिट्स एंड लो अर्थ ऑर्बिट्स। तो हाई अर्थ ऑर्बिट में जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, और तीसरे जो है लैग्रेंजिस पॉइंट होते हैं। तो लैग्रेंजिस पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो है मिड अर्थ ऑर्बिट्स हैं, जिसमें सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट है और मोलनिया ऑर्बिट है। मोलनिया ऑर्बिट जो है ये रशिया ने मतलब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, इसलिए इसको बोलते हैं कि रशियन ने जो है इसको इन्वेंट किया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट में आप देखेंगे तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के साथ में अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं ऑर्बिट्स के बारे में। और इसके अलावा आप देखिए ऑर्बिट्स को अफेक्ट करने वाले 2 वेरिएबल्स और हैं। पहला है इसेंट्रिसिटी, दूसरा है इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जैसे अर्थ पे हम लोगों ने जो है काल्पनिक रेखाएं सोच रखी हैं, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या पोलर लाइंस हैं, या लैटिट्यूड हैं, या लॉन्गिट्यूड हैं। तो इक्वेटर को अगर आप एक थाली की तरह मान लें, आप जैसे सपोज करिए कि आप अर्थ के जो है 2 टुकड़े कर देते हैं, तो 2 टुकड़े करने के बाद जो थाली जैसा हिस्सा आएगा, जैसे तरबूज जब काटते हैं बीच से तो आधा आधा हो जाए, अगर तो आधे तरबूज के ऊपर वाला जो एरिया होगा हेमीस्फेयर का, आप इसको कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। अगर बीचों बीच से काटते हैं तो जो इक्वेटर लाइन है, उस इक्वेटर लाइन को अगर आप एक प्लेन की तरह इमेजिन करें पूरी अर्थ पे, तो इस प्लेन के साथ में जो एंगल बनता है ऑर्बिट का, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, उस ऑर्बिट के एंगल को कहाँ से, इक्वेटर के प्लेन से, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। तो ये जो है ये इंक्लाइनेशन जो है वो ऑर्बिट के एंगल को इक्वेटर प्लेन से बताता है, और इसका भी सैटेलाइट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए सैटेलाइट को या तो हाई अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, या लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है, या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। तो ऐसा कहाँ कहाँ क्या क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग आगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट की अगर आप बात करते हैं तो आप देखिए कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो जनरली कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम्स के लिए यूज की जाती है। पहली चीज़ तो हम आपको एक ये बता देते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में आप कोई भी सैटेलाइट रखिए, सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट से कोई भी काम कर सकता है। मींस हम लोअर अर्थ ऑर्बिट से भी कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से भी कम्युनिकेशन या रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को जो है प्रोवाइड ना कर पाए, या फिर जो है रिमोट सेंसिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड ना कर पाए। मींस कहीं किसी भी ऑर्बिट में जो है वो किसी भी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसका रीज़न समझ लीजिए, इसका रीज़न ये है कि फैसिलिटी चाहे कम्युनिकेशन की हो चाहे रिमोट सेंसिंग की, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि सैटेलाइट में कौन से अपर्चर्स मींस कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने का काम जो है सैटेलाइट में लगे हुए उपकरण करते हैं। तो अगर आपने लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जो है ऐसा लगा दिया जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ घूम रहा है, तो वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहकर भी
कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। यही जो है कंडीशन उसकी मिडिल अर्थ ऑर्बिट पे भी हो सकती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे भी हो सकती है। तो एकदम परफेक्टली ये कहना कि किस ऑर्बिट में कौन सा वर्क करेगा ये मुश्किल है, ये एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता। पर जो सर्विसेज के टाइप हैं, जैसे सपोज करिए कि कम्युनिकेशन किसी ऑर्बिट में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, किसी ऑर्बिट में जो है कम जगह का कम्युनिकेशन हो सकता है। तो अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन होगा। तो डिपेंड इस पर करता है कि हमें किस तरीके का कम्युनिकेशन या किस तरह की रिमोट सेंसिंग या किस तरह का वेदर स्टडी या किस तरह का क्लाइमेट स्टडी या फिर अर्थ से रिलेटेड किस तरह का ऑब्जर्वेशन हम करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए लोअर अर्थ ऑर्बिट से भी जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम करते हैं तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से 24 घंटे एक जगह को कंटिन्यूअसली जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है। कहते हैं कि अगर 3 लोकेशंस जो है ठीक से चुन करके 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगा दिए जाएं तो 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिल करके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लेवल पर। लेकिन यही काम लोअर अर्थ ऑर्बिट इतना नीचे होती है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर की ऑर्बिट को जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप सैटेलाइट लगाते हैं तो फिर आप कम्युनिकेशन सर्विस को में उतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप जो है किसी एक जगह पर कॉन्स्टेंटली जो है निगाह नहीं रख सकते लोअर अर्थ ऑर्बिट में रह करके। तो इसीलिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का इम्पॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अब ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग देखते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट को आप समझ लीजिए कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर से जो भी ऑर्बिट्स हैं उनको लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि एक जगह ऐसी आती है, अगर ऊपर चले जाते हैं लगातार जाते जाएं तो नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर के पे जो ऑर्बिट पड़ती है, उस ऑर्बिट में कोई अगर सैटेलाइट ऑर्बिट किया जाता है वहाँ पर, तो फिर वो सैटेलाइट जो है वो उसी स्पीड से रिवॉल्यूशन करता है जिस स्पीड से अर्थ के रोटेशन हो रहे होते हैं। यहाँ पे फिर से एक बात ध्यान देने वाली है कि सैटेलाइट रिवॉल्यूशन करता है और अर्थ रोटेशन करती है। तो अर्थ के रोटेशन का टाइम जो एक कंप्लीट रोटेशन होगा अर्थ का, और सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन का टाइम, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, दोनों ही बराबर होंगे। तभी जो है 36,000 किलोमीटर के ऊपर की ऑर्बिट में जो भी रहेगा सैटेलाइट, वो लगातार किसी एक जगह पर निगाह रख पाएगा। अब आप समझिएगा कि 36,000 किलोमीटर पर जो ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट को एक्चुअल में बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन के साथ पूरी तरीके से मैच कर रही है कि अर्थ जो है लगभग 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। तो वो सैटेलाइट भी जो है वो 23 घंटे 56 मिनट में ही अपना रोटेशन पूरा करेगा। मीन्स एक बार जिस जगह को उसने अपने टारगेट पे ले लिया अर्थ के ऊपर, अब कंटिन्यूसली जब तक कि जो है डी ऑपरेशनलाइज नहीं हो जाता है तब तक लगातार वो वहीं निगाह रखेगा। ऐसा नहीं कि उसको बदला नहीं जा सकता, बदल सकते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं। अब वो लगातार वहीं एक ही जगह पे निगाह रखेगा, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे घूमता जाएगा कंटिन्यूसली। इस चीज़ को जो है अभी आगे हम लोग एक तस्वीर देख के समझ पाएंगे। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कस करने पर तो जो है बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर भी डिस्कस किया जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पर हम जो है बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छे आर्टिकल के थ्रू जो है ऑर्बिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद हम उस आर्टिकल को डिस्कस कर देंगे। तो जो लोग ऑर्बिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा और अच्छे से समझना चाहें तो वो उस आर्टिकल के वीडियो को जा कर के सुन सकते हैं, वहाँ पे वो आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे। यहाँ चूँकि जो है आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए ऑर्बिट्स को लेकर के। तो इस तरीके से 36,000 किलोमीटर पर जो ऊपर ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब आप समझिएगा कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर इक्वेटर के अलॉन्ग कोई सैटेलाइट घूम रहा है, इक्वेटर के अलॉन्ग मतलब अगर 0 डिग्री के एंगल पर है इक्वेटर प्लेन के साथ
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो 0 डिग्री के एंगल पर अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो वो लगातार इक्वेटर के आसपास ही घूमता रहेगा और उसकी निगाह कहीं इधर उधर नहीं, मीन्स निगाह जब हम कहें तो आप समझ जाइएगा कि मतलब वो ऑब्जर्व नहीं करेगा किसी और चीज़ को, तो वो इक्वेटर पर ही रहेगा और इक्वेटर को ही ऑब्जर्व करेगा लगातार। तो इसलिए इस तरह के सैटेलाइट को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है ये सैटेलाइट, कि वो जहाँ एक बार देख रहा है इसे इक्वेटर पे ऑब्जर्व कर रहा है तो इक्वेटर पर ही, और जिस प्लेस पर ऑब्जर्व कर रहा है उसी प्लेस पर ऑब्जर्व करेगा लगातार। वहीं तो जियो सिंक्रोनस में क्या होता है कि जियो सिंक्रोनस में इक्वेटर प्लेन के साथ में एंगल जीरो ना हो करके कुछ ना कुछ एंगल होता है, इंक्लाइनेशन होता है। तो उस इंक्लाइनेशन की वजह से देखेगा तो वो सैटेलाइट भी एक ही जगह पे अर्थ के जहाँ भी फोकस कर लेगा वहीं देखेगा, लेकिन अंतर ये होगा कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा जो सैटेलाइट, वो पूरे लॉन्गिट्यूड को ऑब्जर्व करता है ऊपर से नीचे तक, जबकि इक्वेटर पे जो सैटेलाइट ऑब्जर्व करने वाला है वो केवल इक्वेटर पर ही ऑब्जर्व करेगा, वो पूरे लॉन्गिट्यूड को नहीं ऑब्जर्व करेगा। मींस केवल एक लैटिट्यूड पर जहां उसने फोकस कर लिया है बस केवल वहीं पर जो है ऑब्जर्व करेगा। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होते हैं, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं, जो इक्वेटर प्लेन के साथ 0 डिग्री के एंगल पे नहीं किसी और एंगल पर हैं, तो उनका काम क्या है कि वो लॉन्गिट्यूड को ऊपर से नीचे धीरे धीरे, मतलब लॉन्गिट्यूड जो है शिफ्ट होता रहता है, देखते केवल एक ही लॉन्गिट्यूड पे हैं। मीन्स लॉन्गिट्यूड चेंज नहीं होगा देखने का, लेकिन ऊपर से नीचे तक कुछ एरिया में जो है मूव करेगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी, जो आप जानते हैं अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इस वजह से केवल उस लॉन्गिट्यूड पे कुछ एरिया में रिवॉल्व करेगा वो सैटेलाइट। तो इस तरह से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में आप अंतर समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है ये ठीक आप समझिए कि बीचों बीच में 36,000 किलोमीटर और लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाद बीच में एक जगह पड़ती है लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में इसका स्पेसिफिक काम है, जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं तो उन नेविगेशन सिस्टम्स को मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है। और जैसे मान लीजिए जीपीएस है यूएस का, तो यूएस का जीपीएस मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही है, भारत का नाभिक मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही है, IRNSS प्रणाली ऑर्बिट में ही है। तो जो भी ग्लोबल पोजीशनिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे या फिर नेविगेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होंगे वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होंगे। और जैसे हमने आपको बताया कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के बराबर टाइम लेता है, 23 घंटे 56 मिनट का टाइम इसे लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट में वो भी पूरा अपना रिवॉल्यूशन करता है। जबकि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है ये 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है अर्थ का। मीन्स ये है कि ये जहाँ भी ऑब्जर्वेशन कर रहा होगा वहाँ एक दिन में 2 बार ऑब्जर्वेशन करेगा, हर पॉइंट पे एक दिन में 2 बार ऑब्जर्वेशन करेगा। और क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये जो है कितने इंक्लाइनेशन पे रिवॉल्व कर रहा है, मींस इक्वेटर प्लेन के साथ कितने डिग्री के एंगल पर ऑर्बिट में घूम रहा है, मींस हमें क्या ऑब्जर्व करना था या किस चीज़ के बारे में नेविगेशन हमें देना है, तो उस तरह से हम इसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। अब लास्ट में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ भी है, ऑब्जेक्ट्स इन GSO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑब्जेक्ट्स इन GSO हैव एन ऑर्बिटल स्पीड दैट मैचेस द अर्थ्स रोटेशन yielding a consistent position over a single longitude. GEO is a kind of GSO। GEO मतलब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और GSO मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी इज़ ए काइंड ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये हमने आपको बता दिया है। इट मैचेस द प्लैनेट्स रोटेशन बट जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स ओनली ऑर्बिट अर्थ्स इक्वेटर एंड फ्रॉम द ग्राउंड परस्पेक्टिव दे अपीयर इन ए फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई। मीन्स अगर आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे सैटेलाइट को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो है ये स्थिर है, जबकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो आपको स्थिर नहीं लगेगा, वो थोड़ा आपको मूव करता हुआ दिखेगा। और जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों ही सैटेलाइट्स जो हैं वो टेली कम्युनिकेशन और
अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी ऑर्बिट्स थी। देखिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में और सैटेलाइट के ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए पोल का ऑब्जर्वेशन करना है, तो अब पोल का ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको इक्वेटर से 90 डिग्री के ऊपर रिवॉल्व करने वाला कोई सैटेलाइट होना चाहिए। तो ऐसा सैटेलाइट जो है लॉन्च करने में अलग तरह की एनर्जी खर्च होती है। मींस आप लॉन्च कहाँ करना चाहते हैं या कितने डिग्री पर लॉन्च करना चाहते हैं, किस ऑर्बिट में रखना चाहते हैं सैटेलाइट को, इस पे डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट को लॉन्च करने में कितनी एनर्जी लगेगी। और जब एनर्जी की बात आती है तो फिर जो है हम कहाँ से लॉन्च करेंगे, मीन्स अर्थ के किस पॉइंट से लॉन्च करेंगे सैटेलाइट को, रॉकेट को, कि हमें जो है एनर्जी में अपना खर्च कम करना पड़े। तो इसलिए डिफरेंट लोकेशन से फिर जो है हम जा कर के लॉन्च करते हैं। अब इसी के साथ आप आगे देख लीजिए, पोलर ऑर्बिट की बात कर रहे थे। हाँ, तो पोलर ऑर्बिट आ गया। तो वही पोल, अगर मान लीजिए आपको जो है पोल पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कराना है या भेजना है पोलर ऑर्बिट में, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर जब आप लॉन्च करेंगे तब हो पाएगा। तो उसके लिए जो है अलग अलग प्लेसेस से लॉन्च करना पड़ता है। इसको देख लीजिए, आप लिखा है विद इन 30 डिग्रीज ऑफ द अर्थ्स पोल्स द पोलर ऑर्बिट इज़ यूज्ड फॉर सैटेलाइट्स प्रोवाइडिंग रिकॉनेसेंस मीन्स सैन्य परीक्षण, मीन्स डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर जो है कोई सैटेलाइट आप यूज़ करना चाहते हैं तो पोलर ऑर्बिट में ही भेजे जाते हैं अधिकांश, क्योंकि नियर अर्थ ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट और पास में ही रहेगा तो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। वेदर ट्रैकिंग, देखिए वेदर ट्रैकिंग जो है जियो स्टेशनरी से भी हो जाती है और पोलर ऑर्बिट से भी हो जाती है। उसके बाद मेजरिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड लॉन्ग टर्म अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो इन कामों के लिए जनरली पोलर ऑर्बिट को यूज किया जाता है। उसके बाद सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं। ये देखिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑर्बिट है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सी होती है इसको समझ लीजिए आप, कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी रहेगी पृथ्वी पर, जब जब ये सैटेलाइट तब तब वहीं होगा। ऐसा होता कैसे है? ऐसा देखिए होता ऐसे है कि सपोज़ करिए कि इक्वेटर के प्लेन के साथ में लगभग हमने जो है 80 से 85 या 90 डिग्री के आसपास कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया जो पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो आप देखिए कि जब ये ऐसा, आप इमेजिन करके देखिएगा, आप इमेजिन करिए कि इक्वेटर से 90 डिग्री से थोड़ा सा ही कम एंगल है और इस पर जो है वो रिवॉल्यूशन ले रहा है। तो अब रिवॉल्यूशन लेगा जब, तो अब ये सैटेलाइट जैसे घूम रहा है, लेकिन अर्थ जो है वो क्या कर रही है, वो वेस्ट से ईस्ट रिवॉल्व कर रही है। अर्थ ये तो अपना रोटेशन कर रही है। तो जब ये सैटेलाइट, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि इसने अभी जो है गुजरा, जहाँ से अफ्रीका का कोई देश ले लेते हैं, मान लीजिए इजिप्ट ले लिया, तो इजिप्ट से जब ये गुजरा तो वहाँ पर मान लीजिए सुबह का 10 बज रहा था। अब ये जो है गया, दोबारा से घूम के आया और ये सैटेलाइट जो है ये बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता है, 99 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो अब आप समझिए कि ये जो है गया, 99 मिनट बाद फिर वापस आया। अब जब ये वापस आएगा इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जब ये वापस आएगा तब तक अर्थ तो रोटेट कर गई ना, तो अर्थ रोटेट कर गई। तो अब की बार जब ये वापस आएगा इक्वेटर पे, तो अब ये उस जगह होगा, मींस अब अर्थ की वो जगह होगी, ऑब्जर्व करेगा इक्वेटर पे जिस जगह पर भी अभी एक ही बज रहा होगा, नहीं सॉरी, जहाँ 10 बजे का टाइम लिया था ना हम लोगों ने इजिप्ट में, तो अभी जहाँ दूसरी बार जिस जगह पहुँचेगा ये, जहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन करेगा इक्वेटर पे आकर के जिस पॉइंट पे, उस जगह पे भी अभी 10 बज रहा होगा। फिर निकल जाएगा, फिर तीसरी बार जब ये लौट के आएगा तो अब की बार में फिर पता चला उस दूसरी लोकेशन से भी मान लीजिए क्रॉस कर गया, अटलांटिक महासागर में किसी लोकेशन पे 10 बज रहा था। अब अटलांटिक महासागर से आगे बढ़ कर के भी जो है मानिए नॉर्थ अमेरिका के कॉर्नर तक पहुंच गया। तो नॉर्थ अमेरिका के कॉर्नर पे जब ये इक्वेटर से गुजरेगा तो अब की बार वहाँ पे 10 बज रहा होगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ये जो है जैसे जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये इक्वेटर पे जिन भी लोकेशंस को अपने रिवॉल्यूशन में ऑब्जर्व करेगा उन सब पर टाइम हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर एक बार इसने 10:30 बजे ऑब्जर्वेशन यानी 10:30 में किसी एक ऑब्जर्वेशन किया, तो फिर अब जो है जब तक इसको अगर बदला ना जाए आर्टिफिशियली, तो ये हर बार 10:30 बजे हर जगह 10:30 ही बज रहा होगा जब जब ऑब्जर्व करेगा इक्वेटर पे आकर के। तो ऐसे सैटेलाइट को कहते हैं
सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, और जिस ऑर्बिट में है वो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इस तरीके से जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गई। अब आप देख लीजिए कि हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये और एक कैटेगरी है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट को आप समझिए ऐसे कि जैसे सपोज करिए कि कोई सैटेलाइट जो है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की आप बात करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो तो इक्वेटर के अलॉन्ग ही चक्कर काट रहा है। या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है, चूँकि कम्युनिकेशन में काम करना है तो हम हमेशा उसे ऐसा रखेंगे कि काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर पाए। तो ऐसे में क्या कि जो पोलर रीजन्स होते हैं, उन पोलर रीजन्स को जो है कौन देखेगा, तो पोलर रीजन्स को ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे ये सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं ये पोलर रीजन्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो हायर लैटिट्यूड का एरिया है उसे ये ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अब जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है वो तो 12 घंटे में चक्कर लगाएगा, सिर्फ 2 बार देखेगा, तो ऑब्जर्वेशन फिर कैसे हो पाएगी पोलर रीजन या हाई लैटिट्यूड्स की। तो इसके लिए जो है रशिया ने एक नई तरीके की ऑर्बिट को डेवलप क्या किया, मींस ऑर्बिट तो होगी पहले से, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया उन्होंने एक ऐसी ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जिसमें होता क्या है कि आप समझिएगा इस बात को कि अब यहाँ पे ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी की बात आती है। इसेंट्रिसिटी का मतलब आप समझिए क्या होता है कि जैसे सपोज करिए सर्किल है, तो सर्किल जो है वो पूरी तरह से गोल है, तो गोल है तो इसलिए कहेंगे कि सर्किल की इसेंट्रिसिटी, इसको हिंदी में उत्केंद्रता बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी 1 है। लेकिन जब सर्किल का शेप बिगड़ेगा, यानी सर्किल सर्किल नहीं रहेगा, तो जब सर्किल सर्किल नहीं रहेगा तो तब जो है इसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो 1 नहीं रहेगी, इसेंट्रिसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा इसेंट्रिसिटी कम होती जाएगी उतना ही ज़्यादा सर्किल का शेप बिगड़ता जाएगा, अंडे जैसा होने लगेगा। और ये अंडे जैसा जो होने लगेगा ये जो है इसको कहते हैं इलिप्टिकल शेप। तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसका शेप इलिप्टिकल होता है, मींस अंडे की तरह होता है। और इसको इस तरह से लॉन्च करते हैं कि अब जो इसमें आप एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो इलिप्स होता है इसमें क्या 2 फोकल पॉइंट होते हैं, मींस जैसे सेंटर, सर्किल में क्या एक ही सेंटर होता है, तो जैसे सर्किल में एक सेंटर होता है वैसे ही इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं। और 2 सेंटर होते हैं तो जो सैटेलाइट होता है जो भी उस ऑर्बिट में मान लीजिए चक्कर लगाएगा तो वो उन्हीं दोनों सेंटर्स में से किसी एक सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो हम ऐसा सेंटर चुनते हैं जिससे क्या होता है कि मान लीजिए हमें नॉर्थ पोल के ऑब्जर्वेशन करना है तो हम ऐसा वाला सेंटर चुनेंगे उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का कि जो अर्थ में ही, मतलब अर्थ के बहुत नज़दीक होगा। तो झूले जैसा चलेगा ये सैटेलाइट, झूले जैसा चलेगा मतलब ये कि एक तरफ तो आएगा तो अर्थ के बहुत नज़दीक से निकल जाएगा नीचे से, और नॉर्थ पोल की तरफ जब पहुंचेगा तो ऊपर जाएगा तो काफ़ी ऊपर तक जाएगा अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो आप ये समझिए कि काफ़ी ऊपर तक क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि जैसे सपोज करिए कि अगर अपना ये रिवॉल्यूशन जो है पूरा करता है 15 घंटे में, तो उस 15 घंटे के रिवॉल्यूशन में अपना 2/3 टाइम जो है ये बिताएगा सिर्फ ऊपर, और नीचे आएगा तो नीचे से फिर तेज़ी से निकल जाएगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो सैटेलाइट की स्पीड को इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ तक जो है आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी ऑर्बिट्स में और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं डिस्कस करने के लिए, तो आगे फर्दर हम लोग जो है ऑर्बिट्स के बारे में अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। और ऑर्बिट्स के लिए जो है एक आर्टिकल हमने नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी से देखा था, तो नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के आर्टिकल को एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग ऑर्बिट्स की वर्किंग को बहुत ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हो वो उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे। फिलहाल नॉर्मली जो है ऑर्बिट्स में क्या कौन कौन सी ऑर्बिट क्या क्या होती है ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं लगभग, और एक आध पॉइंट 2 पॉइंट अगर कुछ बचे होंगे ऐसे तो आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर जो है हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट तक ही रखते हैं, और आगे जो है उस वाले आर्टिकल में अगर आप वहाँ जाकर के आप ऑर्बिट्स के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे जो है पिक्चर्स के थ्रू जो है उस आर्टिकल में समझाएंगे। लेकिन ये है कि आर्टिकल थोड़ा लंबा होगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लगभग 40 मिनट 45 मिनट हो सकता है लग जाए उसको कंप्लीट करने में, जल्दी भी हो सकता है। तो जो लोग बहुत इच्छुक हों जानकारी लेने के वही उसको देखेंगे, है ना। और बाकी ऑर्बिट्स के बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, जो भी एक आध 2 पॉइंट रहेंगे उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।